आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में मानसून की नई तारीख ने बढ़ाई टेंशन। मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी लोगों को करेगी निराश। पाकिस्तान, श्रीलंका और अब बांग्लादेश, चीन ने तीन तरफ से भारत को घेरा। अमेरिका का ईरान पर बड़ा अटैक, मिसाइल ड्रोन साइट्स को बनाया गया निशाना। ईरान और अमेरिका की जंग में किसको हुआ मुनाफा? गृह युद्ध छिड़ जाएगा, इजराइल लेबनान में अमेरिका ने कराई ऐसी डील। एप्पल, गूगल, मेटा, अमेजॉन जैसी कंपनियों ने से लिया टैक्स तो देना होगा 100% टैरिफ। कंगना रनौत का सिया गोयल के माता पिता को सपोर्ट। शादी से पहले इमोशनल हुई कपूर खानदान की बेटी, भाई अर्जुन पर अंशुला ने लुटाया प्यार। आयरलैंड ने पहली बार दी भारत को मात, टी20 मैच में 34 रनों से हराया। और फीफा वर्ल्ड कप की दूसरी सबसे तेज हैट्रिक, उस्मान डेम्बेले ने 32 मिनट में नॉर्वे को हराया। अब यह तय हो गया है कि मानसून इस बार समय पर राजधानी नहीं पहुंचेगा। इस बार इसके जुलाई में दिल्ली एनसीआर पहुंचने की संभावना है। 4 साल बाद ऐसा होगा जब मानसून जून में दस्तक नहीं दे पाएगा। स्काईमेट के अनुसार 4 जुलाई से पहले राजधानी में मानसून पहुंचने के आसार नहीं है। सामान्य तौर पर मानसून 27 जून को राजधानी पहुंचता है, लेकिन इस बार इसकी संभावना अब इस साल 27 जून की तय तारीख छूटी नहीं है। मानसून अपनी तय लय से काफी पीछे चल रहा है। अभी तक मानसून उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद उसका अगला पड़ाव दिल्ली एनसीआर होगा। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों को कवर कर लेगा। इसके अलावा यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दस्तक दे सकता है। इसके लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। बीजिंग में शुक्रवार को तारिक रहमान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान मोंगला पोर्ट के पास एक आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। यह समझौता पहले भारत की मदद से बनने वाले प्रोजेक्ट के जगह लेगा, जिसे बांग्लादेश की पिछली मोहम्मद यूनुस सरकार ने रद्द कर दिया था। बांग्लादेश और चीन के बीच इस समझौते के बाद अब बांग्लादेश का दूसरे सबसे बड़ा बंदरगाह मोगला भारत के हाथ से निकल गया। खास बात यह है कि पहले इस क्षेत्र के लिए जमीन भारत के लिए ही तय की गई है, लेकिन अब यहां पर चीन की सरकारी कंपनी को काम सौंप दिया गया है। इस समझौते पर तारिक रहमान की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए हैं, जो अपनी राजकीय यात्रा पर बीजिंग में थे। बांग्लादेश के अहम रणनीतिक क्षेत्र का चीन के हाथों में जाना भारत के लिए बड़े झटके की तरह है। यह प्रोजेक्ट बंगाल की खाड़ी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की रणनीति मौजूदगी को बढ़ा सकता है। बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर पूर्वी अफ्रीका में जिबूती तक के बंदरगाहों में निवेश किया है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की चिंगारी फिर भड़कने लगी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे कार्गो शिप पर ईरानी हमले से ट्रंप प्रशासन बौखला गया है। ताजा कार्रवाई में अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच हुए नाजुक समझौते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद यह अमेरिका की पहली प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। ये हमले उस समय हुए जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया था कि वॉशिंगटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के एक्शन का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा, ट्रंप ने कहा था कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा। फ्लोर पर ज्यादातर लोगों ने ये न्यूज पहले ही देख रखी थी। कुछ घंटे पहले ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। जब मार्केट खुला उस वक्त भी मिसाइलें हवा में ही थी। सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि यह था कि ट्रेडिंग हॉल के चारों ओर लगी स्क्रीन पर जो नंबर्स तैर रहे हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं।
सबसे पहले बात हथियारों की, क्योंकि ईरान युद्ध ने पहले 2 महीनों में ही अमेरिका के हथियारों को इतनी तेजी से खत्म किया जितना अमेरिकी सेनाओं ने खाड़ी युद्ध के बाद कभी नहीं देखा था। जब कोई देश मिसाइल फायर करता है तो कहीं और उस मिसाइल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही बदल जाता है। मार्क हैंसेन एक रिटायर्ड यूएस मरीन कर्नल है जो वॉशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में सीनियर एडवाइजर हैं। उन्होंने इस युद्ध की लागत पर पैनी नजर बनाकर रखी है। वे कहते हैं कि किसी भी युद्ध की लागत लगभग पूरी तरह से हथियारों पर निर्भर करती है। हमारा अनुमान है कि कुल लागत लगभग 35 से 40 अरब डॉलर होगी, लेकिन इराक और अफगानिस्तान में हुए युद्धों से तुलना करें तो वे युद्ध सालों तक चले और उसमें हर साल सैकड़ों अरब डॉलर खर्च हो रहे थे। मिडिल ईस्ट में कई महीनों से जारी तनाव के बीच इजरायल और लेबनान ने अमेरिका की मध्यस्थता में एक अहम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में हुए इस समझौते को दोनों देशों के बीच अस्थायी शांति की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है। हालांकि समझौते में हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद संगठन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि अगर इसे लागू करने की कोशिश की गई तो लेबनान गृह युद्ध की ओर बढ़ सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक यह फ्रेमवर्क हिजबुल्लाह के हथियारबंद ढांचे को खत्म करने, दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी और पूरे क्षेत्र में लेबनानी सरकार की संप्रभुता बहाल करने की प्रक्रिया तय करता है। इस समझौते को लागू कराने के लिए अमेरिका मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर लेबनान नाम से एक नया तंत्र भी बनाएगा। साथ ही लेबनान के लिए 10 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता देने की भी घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन सभी यूरोपीय देशों पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लागू करेंगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कई यूरोपीय देश ऐसा कर लगाने पर विचार कर रहे हैं और कुछ इसे जल्द लागू करने के करीब है। उन्होंने कहा कि ऐसे देशों पर दंडात्मक शुल्क तुरंत प्रभाव से लगाया जाएगा और यह किसी भी मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार समझौते से ऊपर होगा। ट्रंप की यह चेतावनी उन देशों के लिए है जो नया कर लागू करने की तैयारी में है, लेकिन इसका ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में पहले से ऐसा कर लागू है। ट्रंप ने लिखा, कृपया इस बयान को यह स्पष्ट संदेश समझा जाए कि जो भी देश ऐसा कर लगाएगा उसे अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर तत्काल 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। एक्टर और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने केतन अग्रवाल मामले पर अपनी राय दी है। सिया गोयल के पिता के हालिया चौंकाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए माता पिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक्टर पॉलिटिशियन ने यह भी कहा कि ऐसे समय में जब सोशल मीडिया और एआई बच्चों की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके संस्कारों के बारे में कभी भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कंगना रनौत ने एक हेडलाइन शेयर की जिसमें सिया के पिता कहते हैं, अगर मेरी बेटी ने केतन को मारा तो उसे उसी किले से नीचे फेंक दो। इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर दोबारा शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, आजकल सिर्फ परिवारों, घरों या माता पिता को देखकर आप बच्चों के संस्कारों के बारे में पक्का नहीं कह सकते। ज्यादा जरूरी ये है कि उन्हें कौन तैयार कर रहा है, वे किसके साथ समय बिताते हैं और सोशल मीडिया, एआई या असल जिंदगी में उन पर किन चीजों का असर है। बॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर बोनी कपूर के इकलौते बेटे अर्जुन कपूर ने 26 जून को धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अर्जुन कपूर 41 साल के हो गए हैं। अर्जुन के बर्थडे पर दोस्तों और परिवार वालों से उन्हें कई सारी विशेष मिली, लेकिन अर्जुन को सबसे स्पेशल बर्थडे विश उनकी लाडली बहन अंशुला कपूर से मिली। अर्जुन के बर्थडे पर उनकी छोटी बहन अंशुला कपूर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर की। अंशुला ने अपनी पोस्ट में अर्जुन की बचपन की कई तस्वीरें भी शेयर की। बचपन में अर्जुन की क्यूटनेस और मासूमियत देख फैंस उन पर दिल हार बैठे। अंशुला ने पोस्ट में अर्जुन के साथ अपने बचपन की झलक भी दिखाई। अंशुला ने दिखाया कि बचपन से ही अर्जुन उन्हें लेकर कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं।
आयरलैंड ने बेलफास्ट में हुए पहले टी20 मैच में भारत को 34 रनों से हरा दिया। ये आयरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत पर पहली जीत है। भारत ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए। इस स्कोर का पीछा करते हुए भारतीय टीम 148 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा ने 49 और शिवम दुबे ने 25 रन बनाए। आयरलैंड की ओर से टीम के कप्तान लोरकान टकर ने 50 और गैरेथ टेलनी ने 49 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए, जबकि हर्षित राणा ने 3 विकेट झटके। मैच में आयरलैंड के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। मैथ्यू हम्फ्रीज और मैट होलार्ड ने अपनी टीम के लिए 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि जय मुद्रा ने 2 विकेट अपने नाम किए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के स्टार फॉरवर्ड उस्मान डेम्बेले ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज करा लिया है। नॉर्वे के खिलाफ खेले गए मुकाबले में डेम्बेले ने मैदान पर पैर रखते ही तहलका मचा दिया और महज 32 मिनट के भीतर 3 बैक टू बैक गोल दागकर विश्व कप इतिहास की दूसरी सबसे तेज हैट्रिक लगा दी। इसी के साथ उनकी टीम फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 के बड़े अंतर से रौंद कर रख दिया। मैच की शुरुआत के कुछ ही मिनटों में डेम्बेले ने अपने सटीक राइट फुटेड शॉट से पहला गोल दागा, जिसके ठीक 14 मिनट बाद उन्होंने विपक्षी दल के डिफेंस को छकाते हुए दूसरा गोल किया। इसके बाद 32वें मिनट में तीसरा गोल कर उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की और फ्रांस को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। डेम्बेले का यह धमाका इसलिए भी खास है क्योंकि वर्ल्ड कप इतिहास में उसने तेज हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के हैरिस प्रोप्स्ट के नाम है, जिन्होंने आज से ठीक 72 साल पहले चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ महज 24 मिनट में 3 गोल दागे थे।